सर, सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3, व्हाट टू एक्सपेक्ट? क्या एक्सपेक्ट करें इस सीजन में? जी, आपने सेकंड सीजन में देखा होगा जहां पे सीजन एंड हुआ था कि बहुत ड्रामेटिक एंड था। और जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही लो पहुंच चुके थे इमोशनली। मेरे ख्याल से वक्त देना ये बड़ा जरूरी होता है किसी भी राइटिंग को। ऐसा नहीं होता कि आप वक्त के खिलाफ अगर लिख रहे हैं, मतलब आपको 1 महीने में देना है, आपको 15 दिन में देना है, तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छा ही लिख पाए। जब मैंने एसएसबी में अप्लाई किया था ना, तो हमारे ग्रुप टास्क के लिए जो हमारे उस्ताद होते थे वहां पे, तो उनका लुक भी आपकी तरह ही होता था, ऐसा पैनी मूछे, एकदम क्रू कट बाल। अभी आर्मी वो तो आर्मी मैन वाली मेरे वाइब आ रही है आपसे एकदम। आपका पर्सनल क्या टेक है सर? हाउ डू यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ लाल सिंह चड्ढा? हमने फिल्म को बिल्कुल जी जान लगाकर फिल्म बनाई है, बड़ी मेहनत की है। आमिर साहब ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की, अपनी जिंदगी के 4 साल उन्होंने बनाने में दिए हैं। अगर हमें लगता है तो आमिर खान साहब एक ऐसे इंसान है कि जहां उन्हें लगता है कि गलती की है, वो उसे सुधारते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। So, where do you stand, sir? Do you think there needs to be a censorship as far as OTT is concerned? My stand is very clear as far as censorship is concerned, that it should not be there. May it be OTT or film, it should not be there. Hello, Atul sir. Welcome to Entertainment. Hi. Thank you so much. How are you, sir? काफी गर्मी पड़ I'm रही good. है, I'm जबरदस्त good. गर्मी। हाँ गर्मी की जी, चर्चा कर ले बहुत थोड़ी ज्यादा। सी। हाँ। सर, हम इंडियंस में क्या है ना कि हम हर मौसम को बियर भी करते हैं, लेकिन उससे त्रस्त भी रहते हैं। गर्मी है तो बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंड है तो बहुत ठंड पड़ रही है। एक बार तो अभी आप ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं वेदर को? गर्मी तो मैं एंजॉय नहीं करता, मुझे गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ। लेकिन खैर, जैसा कि आपने सही फरमाया कि हम बर्दाश्त कर लेते यस। वो शायद गम बांटने से थोड़ा सा कम हो जाता है। हैं। तो सर, सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3, जी व्हाट टू जी एक्सपेक्ट? क्या एक्सपेक्ट करें इस सीजन में? जी, आपने सेकंड सीजन में देखा होगा जहां पे सीजन एंड हुआ था कि बहुत ड्रामेटिक एंड था। और जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही लो पहुंच चुके थे इमोशनली। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यू नो जंक्चर होता है किसी भी कहानी में, कि बहुत ही हाई ड्रामा हो और कैरेक्टर्स बिल्कुल इमोशनली लो हो। तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि कैरेक्टर्स किस तरफ जाएं एंड ऑल दैट। सो आई थिंक दैट it must have been extremely challenging, and I know for a fact that it was very challenging for our writers कि यहाँ से कहाँ जाएं, आगे कहाँ ले जाएं। लेकिन एप्लॉज जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो प्लेटफॉर्म है, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। वो बिल्कुल पीछे नहीं पड़े कि सेकंड सीजन इतना बड़ा हिट हुआ है तो आप तुरंत थर्ड सीजन ले आइए। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले आप स्क्रिप्ट तैयार कर लो और फिर हम फ्लोर पे जाएंगे। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है जिसकी वजह से जिस तरह से भी बना है जी। थर्ड सीजन, वो बना है। अतुल सर, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स क्लिक कर गया ऑडियंस के साथ? ऑनेस्टली मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए, ये जो फॉर्मेट है वेब शो का, जी सर। इसकी रीढ़ की हड्डी है राइटिंग। अगर राइटिंग सही है, अगर राइटिंग करने में आपने वक्त लिया है, आपने बार बार री राइटिंग की है, और आपने सैकड़ों बार उसको पढ़ा है, और तब जाके जब आपकी तसल्ली होती है, और काफी सारे लोगों की तसल्ली होती है, तब आप फ्लोर पे जाते हैं। जब ये हो, कोलैबोरेशन हो, तब मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट अच्छा बनता है। और ये दोनों सीजन में हमने देखा, और फर्स्ट से भी सेकंड सीजन और ज्यादा बड़ा हिट हो गया। तो उसकी वजह यही है मेरे ख्याल से कि बहुत ही खूबसूरत राइटिंग वहां से शुरुआत हुई। और क्योंकि नागेश कुकनूर साहब ने ही सिर्फ लिखी और उन्होंने ही डायरेक्ट किया इसको, नागेश कुकनूर साहब और रोहित, उन दोनों ने ये लिखी, और नागेश इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो जिस तरह के डायरेक्टर हैं नागेश, वो पूरा जो उनको चाहिए, जो उन्होंने लिखा है, उस तरह से वो बाहर आए, ये तो उस पर जरूर ध्यान देते ही हैं। लेकिन अगर उससे कुछ ज्यादा या अलग और अच्छा अगर कोई एक्टर लेके आ रहा है,
उस चीज को, तो वो उसकी भी गुंजाइश रखते हैं। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल से दैट आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ नागेश, कि वो इस तरह से उसे कर पाए, और इसीलिए वो लोगों को पसंद आए, बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी इन द वर्क। तो अतुल सर, आप खुद भी एक राइटर हैं, एंड आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वो स्टोरी जो है वो इसलिए क्लिक कर गई क्योंकि उसको अच्छे से लिखा गया है। तो जी। ये सवाल बिगनर्स के लिए है जो अभी लिख रहे हैं या इस सोच के साथ चल रहे हैं कि कभी वो भी एक मूवी या शॉर्ट डॉक्यू सीरीज या कुछ भी जो वो प्रेजेंट करना चाहें उसके लिए वो लिखना चाहते हैं। तो सर, बेसिक्स क्या है राइटिंग की? एक एक एवरेज स्क्रिप्ट और एक गुड स्क्रिप्ट में क्या ऐसा फर्क होता है कि एवरेज एवरेज रह जाता है और गुड गुड बन जाता है? मेरे ख्याल से वक्त देना ये बड़ा जरूरी होता है किसी भी राइटिंग को। ऐसा नहीं होता कि आप वक्त के खिलाफ अगर लिख रहे हैं, मतलब आपको 1 महीने में देना है, आपको 15 दिन में देना है, तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छा ही लिख पाए। वो पकना जिसे कहते हैं, वो पकना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मैं ये कहूँ तो बिल्कुल ये नहीं होगा कि राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन फिल्म मेकिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, शून्य से कुछ निकाल के आप लिख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है लिखना। तो और इसीलिए मुझे लगता है कि उसके लिए वक्त देना चाहिए अपने आप को। दूसरी बात मुझे लगता है कि अनुभव, जी। उससे नहीं कतराना चाहिए, आपको ओपन रहना चाहिए। जितने भी अनुभव आते हैं आपको, आप जितने भी लोगों को मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, तो उन चीजों को, लोगों को, रिश्ते रिश्ते जो होते हैं, उनको समझने के लिए एक तरह का ओपन माइंड, एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होना बड़ा जरूरी है। जी। आपको आपको आपके ओपिनियंस तो हैं, वो तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपके ओपिनियंस नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होने के बावजूद लोगों को सुनना, लोगों को देखना, उसे अंदर लेना और उसको पकाने के लिए वक्त देना, हम्म। ये मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है किसी भी राइटर के लिए। अच्छा अतुल सर, जब हम ऐसी कोई सीरीज देखते हैं जो मॉडर्न टाइम्स पे आधारित हो या जिसकी पृष्ठभूमि में मतलब रिलेटेबल कैरेक्टर्स हो या स्टोरी लाइन रिलेटेबल हो, तो तो लिखते वक्त क्या आपके पास वो लेवरेज रहता है, वो फ्रीडम रहती है कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीजें मैं ड्रामेटाइज कर सकता हूँ या थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ दिखा सकता हूँ, या कोशिश ये रहती है कि जैसा है वैसा ही दिखाना है? आपने क्या जॉनर चुना है उसके ऊपर वो है, इसका कोई ऐसा स्ट्रेट आंसर हाँ या ना में नहीं है। आप किस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर है। कुछ ऐसे जॉनर ही ऐसे होते हैं कि जिसमें आप एग्जैजरेट करना जरूरी होता है, या वो आप कर सकते हैं। तो जॉनर के ऊपर है, इसका हाँ या ना में कोई आंसर नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, क्विक क्वेश्चन अतुल सर, आप गुस्सा हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्यों? मुस्कुराते कम हो गया? आप हंसाइए, मुझे जरूर हंसूंगा। अभी आप आप इतने सीरियस आप इतने सीरियस सवाल जो पूछ रहे हैं, तो सीरियस जवाब मिलेंगे आप। अभी आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो ग्रुप टास्क के लिए आया हूँ। जब मैंने एसएसबी में अप्लाई किया था ना, तो हमारे ग्रुप टास्क के लिए जो हमारे उस्ताद होते थे वहां पे, तो उनका लुक भी आपकी तरह ही होता था, ऐसा पैनी मूछे, एकदम क्रू कट बाल। अभी हाँ, आर्मी वो तो आर्मी मैन वाली मेरे वाइब आ रही है आपसे एकदम। अरे मैं क्या करूं, अब सूरत ही ऐसी है, उसका मैं कुछ नहीं कर अरे नहीं सर, काफी अच्छे लग रहे हो आप। अतुल सर, सिंपली अगर आपसे पूछूं कि डिफाइन द टर्म्स, अब मैं आपको 2-3 वर्ड्स दूंगा और आपके हिसाब से हाउ डू यू डिफाइन इट? फर्स्ट इज एक्टर। हु कैन रिएक्ट इज एन एक्टर रिएक्ट टू? टू व्हाट द person is saying, and for everything, I mean, the situation that is put into, रिएक्ट करने के लिए आपको सुनना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, और जो एक्टर देखता नहीं है या सुनता नहीं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है उसमें, इंटरेस्टिंग एक्टिंग सर, में। इंटरेस्टिंग। अच्छा, डायरेक्टर? A director needs to be a manager and a psychotherapist on the set, because he needs to handle so many people on set। अलग अलग किसके अलग अलग सब टैलेंटेड लोग होते हैं, जी। सब अपने कलाकार लोग होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए एक साइकोथेरेपिस्ट जिसे कहते हैं, उसकी जरूरत होती है, और एक मैनेजर भी
चाहिए होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स डायरेक्टोरियल टैलेंट, बट ये दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं एक डायरेक्टर। राइटर? जो मैं पहले कह चुका हूँ कि जो खुद को वक्त दे, जो जो चीजों को पकने दे, जो चीजों को अंदर आने दे। जैसा खाना बनाते हैं ना, अच्छा खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और वक्त चाहिए होता है। आप किसी भी चीज को, मतलब अगर आप चावल भी बना रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि एक सीटी में चावल बन जाए, नहीं, 3 सीटियां देनी पड़ेगी बॉस, तभी जाके चावल बनेगा। तो ये राइटर को मेरे ख्याल से उसके जहन में रहना बड़ा जरूरी है। अच्छा अतुल सर, हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली लाल सिंह चड्ढा के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने उसको लिखने में बहुत सारा वक्त भी लिया था एंड काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे जब वो फिल्म आई। काफी लोगों को पसंद आई, मुझे पसंद आई पर्सनली, एंड थिएटर में भी देखा और मैंने ओटीटी पे भी देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ओटीटी पे मुझे और मौका मिला उस स्टोरी के लेयर्स को और अच्छे से समझने में, जो मुझे थिएटर में नहीं मिला था। लेकिन जब थिएटर में फिल्म रिलीज हुई काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। काफी लोग कह रहे थे कि अडेप्टेशन है, काफी लोग कह रहे थे कि क्या जरूरत थी एक ऑलरेडी जो इतनी पॉपुलर फिल्म है उसको अडेप्ट करने की। आपका पर्सनल क्या टेक है सर? हाउ डू यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ लाल सिंह चड्ढा? हाँ नहीं, देखिए, हर कोई फिल्म बनाता है तो इसीलिए बनाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। जी। कोई ये सोच के नहीं फिल्म बनाता कि हाँ कोई ना देखे तो अच्छा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता। बिल्कुल। हमने फिल्म को बिल्कुल जी जान लगाकर फिल्म बनाई है, बड़ी मेहनत की है। आमिर साहब ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने अपनी जिंदगी के 4 साल उन्होंने बनाने में दिए हैं, और जी। हमने बहुत सारे साल इसमें वेट करने में दिए कि हमको उसकी परमिशन मिल जाए। तो हमने तो कोशिश जो की वो पूरी की। हमें तो लगा कि हमें पसंद आई फिल्म, इसीलिए हमने उस तरह से बनाई फिल्म। जी। लेकिन ये हो जाता है, ये हमारा फील्ड ही ऐसा है कि कभी कभी चीजें लोगों को, जो आपको लगता है कि पसंद आएगी और लोगों को नहीं लगता, लोगों को पसंद नहीं आती हैं। लेकिन मैं कोई भी, हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी भी दिग्गज जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या फॉर्मूला है, कोई नहीं बता पाएगा आपको कि ये फॉर्मूला है और ऐसे बनाइए तो फिल्म सबको अच्छी लगेगी। नहीं है फॉर्मूला। और जब आप उसके कारण ढूंढने जाते हैं कि ऐसा क्यों क्यों चली, इसका भी आप कारण वही कह सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से चल गई होगी। लेकिन उसमें भी 4 अगर लोग हैं तो उनके 4 अलग अलग ओपिनियंस होंगे, और वही जो इंग्रेडिएंट्स, वो जो ओपिनियन दे रहे हैं, वो अगर किसी दूसरी फिल्म में हो तो जरूरी नहीं है कि वो फिल्म भी चल जाए। तो ये बड़ा मुश्किल है, और सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से लोग इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है, कैसे हमें समझ में आए कि लोगों को ये क्यों पसंद आई और क्यों पसंद नहीं आई। बड़ा मुश्किल है इसका सवाल, आपका कोई इसका जवाब। पर्सनल लर्निंग्स है इस पूरे एक्सपीरियंस से? पर्सनल लर्निंग मतलब मुझे नहीं लगता कि हमने कहीं गलती की है। अगर हमें लगता है तो आमिर खान साहब एक ऐसे इंसान है कि जहां उन्हें लगता है कि गलती की है वो उसे सुधारते हैं और फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें लगा कि, इसीलिए तो हमने 2-3 बार फिल्म, जब आमिर खान साहब को लगा कि नहीं हमें और इस पे काम करना चाहिए, इसीलिए तो हम फिल्म आगे लेकर गए। ऑफकोर्स कोविड भी बहुत तगड़ी वजह थी, क्योंकि वक्त नहीं मिला काम करने का लॉकडाउन की वजह से। तो हमें नहीं लगता कि हमने कोई कसर छोड़ी है। अगर हमें लगता कि ये चीज और अच्छी होनी चाहिए तो हम करके ही उसको रिलीज करते। ऑलराइट, वन फाइनल क्वेश्चन सर। अभी ओटीटी को लेके हर तरफ एक डिबेट सी छिड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ओटीटी में रॉ कंटेंट है, काफी ओरिजिनल कंटेंट है, काफी ग्रिटी कंटेंट है, काफी रिलेटेबल कंटेंट है, तो मजा आ रहा है लोगों को, लोग चाहते हैं कि हर तरीके का कंटेंट बनता रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये काफी ही अनसेंसर्ड और अनचेक्ड कंटेंट है, जिसकी वजह से हर तरीके का कंटेंट आ तो रहा है लेकिन उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सोसाइटी पे, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सबसे बड़ी डिबेट हो रही है यहाँ पे कंटेंट के लैंग्वेज को लेकर, कंटेंट में यूज्ड सीन्स को लेकर, मैसेजिंग को लेकर। सो वेयर डू यू स्टैंड सर? डू यू थिंक देयर नीड्स टू बी अ सेंसरशिप एज फार एज ओटीटी इज कंसर्न्ड?
My stand is very clear as far as censorship is concerned, that it should not be there. May it be OTT or film, it should not be there. And why is it so, sir? No, because it was never there. The censorship was brought in by Britishers. गाइडलाइन अलग बात है, जैसे होता है जी कि गाइडलाइन दे दी आपको कि ये फिल्म 16 से ऊपर अगर आपकी उम्र है तभी देखनी चाहिए, जो भी है उसकी। हाँ तो ये गाइडलाइन देना एक अलग बात है कि ये भाई हमें ये लगता है, लेकिन चॉइस तो पर्सनल होनी चाहिए। हम कौन होते हैं कि ये बता दें कि आपको ये नहीं देखना चाहिए। तो और मैं आपको बता दूं, एक बार अगर आपने ये जो चॉइस है वो आपके हाथ में ले ली कुछ चंद लोगों ने, तो फिर क्या ही रहा समाज में। तो आप क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि हाँ हमें पता है कि समाज कैसे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इतने 135 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, तो कुछ चंद लोग क्यों डिसाइड करें कि किसको क्या देखना चाहिए और किसको क्या नहीं देखना चाहिए। वो तो हर किसी पे। मैं वही कह रहा हूँ कि गाइडलाइन अगर आपको देनी है तो आप जरूर दें, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सेंसरशिप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।